हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। देखो यार, कल के दिन अपना आरबीआई ग्रेड बी DEPR पोस्ट, इसका कल मेंस का एग्ज़ाम हुआ एंड मेरा ये पहला अटेम्प्ट था आरबीआई मेंस का इस साल। टोटल मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, अगर कोई लोग ये वीडियो मेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। 400 नंबर का पेपर है ये, अब की बार 400 पार, जिसमें 200 का आपका प्री है एंड 200 का आपका मेंस है। दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट, पहले ऐसा फॉर्मेट नहीं चलता था एंड ये बात मैंने पहले भी बताई थी प्रीलिम्स के पेपर के टाइम जब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको पब्लिक डोमेन में मिल ही नहीं सकते, कोई भी इंसान आपको प्री के क्वेश्चन दिला ही नहीं सकता। अगर वो बोल रहा है कि भाई ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2016 का 2017 का, तो दो ही बातें, या तो उस बंदे ने पेपर दिया होगा या फिर वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्री के क्वेश्चन सिर्फ उसी इंसान को पता होता है जिसने पेपर दिया। जैसे इस साल मैंने प्री दिया था तो मुझे क्वेश्चंस पता थे। सिमिलरली एक स्टूडेंट और है जो मेरे से पढ़ती है, उसका भी प्री निकला था, तो हम दोनों को पता था कि मतलब क्या पेपर में आया है क्या नहीं आया। सेम विद द मेंस, आपको ये सारे क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में नहीं मिलते। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, इसलिए तो जिसने दिया होता है उसी को पता होता है। तो 200 नंबर का तो प्री है, 100 + 100, 100 नंबर MCQ ऑन इकोनॉमिक्स, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर। एंड ये जो मेंस का एग्ज़ाम है, दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पेपर का फॉर्मेट चेंज होगा। जब नोटिफिकेशन आई तो उस टाइम पे पता चला एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंज हो चुका है। द फॉर्मेट इज़ सिमिलर टू द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। जैसे जो आपका मेंस है, इसके दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप इसे फेज़ 1 फेज़ 2 भी बोल सकते हो मेंस एग्जामिनेशन का। पेपर 1 पेपर 2 बोलना सही रहेगा। तो मेंस का पेपर 1 एंड मेंस का पेपर 2, दिस इज़ अ मॉर्निंग स्लॉट एंड दिस इज़ अ फोरनून स्लॉट। सिंगल डे में दो पेपर हुए थे कल के दिन, दैट इज़ 2 सितंबर, शनिवार का दिन। और पेपर अगर मैं आपको बताऊँ तो पेपर वॉज मॉडरेट। दोनों पेपर की बात करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले मैं पेपर 1 की बात करूँगा, फिर पेपर 2। बहुत सारे सवाल थे मेरे माइंड में भी, रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने ये पेपर पहले नहीं दिया, मुझे नहीं आइडिया था और नया फॉर्मेट है। तो जब कोई चीज़ नहीं होती है तो दिमाग में 8 सवाल 10 सवाल और आ जाते हैं ऐड ऑन होके, एक्युमुलेशन होती रहती है क्वेश्चनों की कि भाई शीट कैसे रहेगी, पेन अलाउ है नहीं है। जैसे मेरी आदत है ट्राइमैक्स से लिखने की, तो क्या जेल पेन अलाउ है, सिर्फ बॉल से पेपर लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू बॉल होना चाहिए, ब्लू जेल होना चाहिए। तो इंक पेन से हम पेपर कर सकते थे, इट वॉज मैंशन इन द इंस्ट्रक्शंस। एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलने हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मतलब पेन को छोड़ने का भी टाइम नहीं था कि मतलब कोई बंदा पेन छोड़ के अपने पसीने पहुंच सके या पानी वानी पी सके, टाइम ही नहीं था। मतलब इतना रिग्रेस पेपर था और पता ही नहीं चला था कि कब 2 घंटे बीत गए, किसी को आइडिया नहीं हुआ था कब 2 घंटे बीत गए। एंड सेंटर बहुत दूर दूर पड़े थे। सुबह 7:30 बजे का यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था, तो लगभग मैं 6 बजे अपने घर से निकल गया था। 5:30 बजे उठना पड़ा था ताकि मैं 6 बजे निकल जाऊँ और 7:15 के आसपास मैं वहाँ पे पहुँच गया था सेंटर पे। काफ़ी दूर सेंटर था, बहुत दिल्ली के पता नहीं कहाँ गाँव देहात में जाके सेंटर दे दिया था, बहुत दूर था, बहुत अंदर जाके। एंड सबसे बेकार था वहाँ का कैलकुलेटर। कैलकुलेटर वॉज नॉट अलाउड। जो हमारा सिंपल कैलकुलेटर होता है, इकोनॉमिक सर्विसेज देते हो तो वहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, बट यहाँ पे ऑनलाइन जो स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर होता है वहाँ पे हमें शो हो रहा था कि जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको वहाँ से करनी है। बड़ा रद्दर कैलकुलेटर था। जिसने भी कल मेंस का पेपर दिया, टोटल 405 बंदे शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एज़ पर द आरबीआई डेटा। जो पता चला था कि 405 बंदे मेंस का पेपर लिख रहे हैं कल के दिन थ्रू आउट पैन इंडिया। तो हर किसी को दिक्कत आई होगी, ये तो श्योरिटी है भाई। मुझे भी आई, 3-4 लोग और थे उन्हें भी दिक्कत आई, तो लगभग हर किसी को कैलकुलेटर में दिक्कत आई होगी। तो हर बंदे का टाइम बर्बाद हुआ उस कैलकुलेटर के चक्कर में। एंड शीट की अगर मैं बात कर लूँ, शीट ऐसी होती है एकदम लाइनों वाली शीट होती है। एंड आरबीआई का जो वो पेपर है ना, शीट की क्वालिटी दैट वाज अ क्वाइट गुड क्वालिटी। काफ़ी अच्छा पेपर था, मोटा पेपर था, तो अच्छी पेपर था वो। शीट्स अच्छी थी, शीट्स बेकार नहीं थी। एंड बात रहती है सप्लीमेंट में, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में वी आर नॉट अलाउड टू टेक द सप्लीमेंट, मिलती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको शीट की बात करूँ, सेम ऐसी था। यहाँ पे मार्जिन बना हुआ था, लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है एंड देन यू कैन राइट योर आंसर्स। जैसे रजिस्टर्स की शीट होती है ना लाइनों वाली, लाइक अपना
जैसे ये मेरी एक छोटी सी डायरी यहाँ पे पड़ी है, तो ऐसी सेम था, यहाँ पे मार्जिन बना हुआ था एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स लाइक दिस। और टोटल उस बुक में 24 पेजेस थे। फर्स्ट पेज जो था वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी थी, पोस्ट क्या है, पैनल ईयर क्या है, 2023 इज़ द ईयर, किस ईयर में वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो वो सारी बेसिक डिटेल्स थी। एंड लास्ट के पेज में वो एक डिस्क्रिप्टिव शीट होती है प्रेसी की, तो वो था, ऑल्दो वो हमारे किसी काम नहीं था बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर है, इंग्लिश का पेपर नहीं था। पहले जब इंग्लिश मेंस में होती थी तब वो शीट मिलती थी आपको लिखने के लिए, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो शीट अच्छी थी, पेपर क्वालिटी अच्छी थी एंड सप्लीमेंट आप ले सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते, सप्लीमेंट आप ले सकते थे, बट सप्लीमेंट लेने का बहुत कम, मेरे तो पूरे के पूरे 24 पेज ऑन दी एंड जाके भर ही गए थे, एक आधा कोई पेज छूट गया और लास्ट में, और लगभग पेपर पूरा हो ही गया था, बहुत मुश्किल से पेपर पूरा हुआ था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि पेपर में कल आया क्या। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। 8:30 एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 10:30 पेपर ख़त्म हो गया, डॉट क्लॉक चल रही थी ऑटोमेटिकली। और इसमें ना वहाँ पे जब पेपर एंड हुआ तो एक दो लोगों से जब बात हुई तो उनमें से एक बंदे ने क्या किया, शायद वो बंदा यूट्यूब पे वीडियो देख ले मेरी, तो उसने जब अपना स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो होते हैं हमें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आपको वहाँ पे ऑप्ट करना था, मार्क करना था कि आपने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया। जैसे मान लो हमारे पास 5 क्वेश्चन लगे पड़े हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए, लिखना तो शीट पे है, बट अगर आपने उस स्क्रीन पे मार्क नहीं किया ना कि यू हैव आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आपने मार्क नहीं किया और आपने आंसर कर दिया 1, 2, 3, तो देयर इज़ अ बिग एम्बिगिटी, बहुत एम्बिगिटी है। वो बंदा खुद परेशान था कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मेरी शीट को कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो आप ऐसी गलतियाँ मत करना प्लीज़, जो भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो जब भी शीट आपके पास आए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मार्क करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपने आंसर करे हैं, तभी आपका पेपर इवैल्यूएट होगा। अब उसका पेपर इवैल्यूएट होता है नहीं होता, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन, उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो आरबीआई ही बता सकता है उसके पेपर का अब क्या होगा। तो आप लोग ऐसी गलतियाँ मत करना, ऑल्दो मैं तो ध्यान रखा था इन सब चीज़ों का कि भाई ऐसी गलती ना हो। तो अब पेपर 1 की ज़रा बात करते हैं। 2 सेक्शन थे पेपर 1 में। द फॉर्मेट इज़ सिमिलर टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। एग्ज़ाम के बहुत कम हमें टाइम मिला था इस मेंस की प्रिपरेशन करने का, और अच्छा भी है, मतलब ठीक था, अगर पेपर का लेवल देखें तो इस अकॉर्डिंग सही टाइम दिया था। हार्डली 20-25 डेज़ ही मिले थे, तो मतलब सही टाइम था, 20-25 दिन इनफ थे क्योंकि पेपर वॉज मॉडरेट। पेपर 1 ईजी था, पेपर 1 टफ नहीं था। देखो जी, 2 सेक्शन थे, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है, और टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर का पर क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ना जब 20-25 दिन थे तो मेरे पास एक दो लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे, कॉल भी आई थी कि अपना इसके सब पार्ट होने या नहीं होने। यही बात मैं उन्हें कह रहा था, भाई मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके सब पार्ट बनने या नहीं बनने, क्योंकि आरबीआई ने क्लैरिफाई नहीं किया। मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखी हो। कहीं भी आरबीआई की नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा कि इसके कोई सब पार्ट बनने हैं या नहीं बनने। तो मैं कैसे कमेंट कर दूँ ऐसे कि जब लिखा नहीं, जो चीज़ लिखी होती है वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये आरबीआई ने छापा है, तो ये पेपर का फॉर्मेट है। जैसे आरबीआई ने बताया था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई फॉर्मेट है, बस इतना पता था कि 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलने हैं। ये चीज़ तो एडमिट कार्ड जब आया मेंस एग्जामिनेशन का तो पता चली कि ऐसा पेपर का फॉर्मेट है, और ये नहीं पता था कि इसके सब पार्ट है या नहीं है, और सब पार्ट थे ही नहीं। पेपर 1 में सब पार्ट नहीं थे, पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी का था, वहाँ पे 10-10 नंबर के 2 पार्ट बने थे, बट यहाँ पे कहीं भी सब पार्ट नहीं था। तो सेक्शन ए में बेसिकली दैट वाज प्योरली फ्रॉम दी माइक्रो पार्ट का ये पूरा सेक्शन था। पहला क्वेश्चन जो आया, स्क्रीन खुल गई और ऑटोमेटिक टाइमर स्टार्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन रीड करने का भी अच्छे से टाइम नहीं मिला कि बंदा 5 मिनट रुक के पूरे पेपर को जज कर ले कि क्या क्वेश्चन है, कौन से करने हैं। नहीं, आपके पास 120 मिनट्स है, जैसे टाइमर ऑन हुआ पेपर आ गया, तो आपको उसी में डिसाइड करना है कि कौन से 5 क्वेश्चन आपको पिक करने हैं, और 2 कंपलसरी हैं यहाँ से, 2 कंपलसरी हैं यहाँ से। इसलिए मैंने कहा द एग्ज़ाम फॉर्मेट इज सिमिलर टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। जैसे ऑप्शनल के पेपर में भी यही होता है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 1 कंपलसरी, तो सेम यहाँ पे था। और 20 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू आईसी एनालिसिस, प्राइस का क्या चेंज होता है, इनकम चेंज होने पे क्या इफेक्ट होता है, आईसी का पार्ट था। दूसरा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आइसो क्वांट्स के साथ, 20 नंबर का क्वेश्चन था। तीसरा जो था वो था एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, साथ में इसके साथ एक
मैक्सिमाइजेशन का पार्ट था, मतलब सिंगल क्वेश्चन था बट 2 पार्ट बने हुए थे, फुल स्टॉप करके 2 पार्ट लिखे थे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें, वो था आपका एरो इम्पॉसिबिलिटी थी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था, आईसी एनालिसिस था 3, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और था। मैंने तो यही 2 क्वेश्चन किए थे यहाँ से कंपलसरी। एक आधा क्वेश्चन इसका और था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद आ रहा अब कि अपना एक क्वेश्चन और आया था। तो मैंने तो ये 2 पार्ट यहाँ से निपटाए थे। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेक्शन बी। इसका मेरे को कोई क्वेश्चन याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि क्या था, अभी याद नहीं आ रहा, टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने यही 2 क्वेश्चन लिखे थे बस। बाकी मेरे माइंड में था कि मैं एक आईसी का क्वेश्चन कर लूँ, बट फिर मैंने कहा चलो यार एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कर लेते हैं। एरो की बात मेरे को वो मेजॉरिटी वोटिंग और रैंक ऑर्डर वोटिंग वाली याद थी इस कारण। तो जब सेक्शन बी में देखे, यहाँ से फिर मैंने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठाए थे। इसमें पहला क्वेश्चन तो आपका वही था, डैट इज़ योर क्लासिकल एंड कीन्स का सप्लाई कर्व के रिगार्डिंग, चैप्टर नंबर 3 ऑफ रेयॉन। ये तो रटा हुआ है, पता नहीं मैंने बोर्ड में कितनी बार ये लिखा है, कितनी बार लिखा है। लास्ट ईयर से जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी पढ़ाया था, इस सेशन में भी पढ़ाया, तो ये तो मेरे को काफ़ी अच्छे से रटा हुआ था तोते की तरह। तो इसलिए मैं ये पेपर के ऊपर अच्छे से लिख के आया हूँ, इसलिए मेरे को पता था यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो ये मेरा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने पूरा लिखा है। एरो वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा, टाइम शॉर्टेज थी। देन इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास सेक्शन बी में, वो था एक बिग पुश थ्योरी। ऑल्दो ये वाली बात मैंने क्लास में करवा रखी है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ग्रोथ एंड अनबैलेंस ग्रोथ का डिफरेंस में, वहाँ पे बिग पुश थ्योरी। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था 20 नंबर में। ऑल्दो मेरे पास कंटेंट शॉर्ट था एट दैट टाइम, तो मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा बिग पुश थ्योरी, इसकी जगह मैं करता हूँ ISLM का न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करने का एक फ़ायदा था, क्या, 20 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 पार्ट थे न्यूमेरिकल के, पार्ट ए पार्ट बी, और ISLM का न्यूमेरिकल। भाई सेमेस्टर 2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये मेरे को अच्छे से याद थी ISLM, बाय डिफ़ॉल्ट है, जस्ट अभी पढ़ा के भी हटा था मैं ISLM, तो मेरे को ये अच्छे से याद थी। तो मैंने कहा यार मैं ISLM को लेता हूँ। और न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा होता है क्या, अगर आपको न्यूमेरिकल के सारे पार्ट आते हैं तो न्यूमेरिकल कीजिए रादर दैन थ्योरी, क्योंकि देखो टाइम बचता है, और दूसरा ना यहाँ पे नंबर स्कोर करने के ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। बट फॉर द थ्योरी पार्ट, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, वी डोंट नो कि DEPR के पेपर कैसे चेक होते हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम्पल दूँ, वहाँ पर मेरे को आइडिया है इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या मार्किंग होती है। अगर आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर होगा, यू विल गेट 15 आउट ऑफ 20, 15 नंबर आपको मैक्स मिलते हैं, चाहे आपका आंसर कितना भी अच्छा हो। बहुत रेयर है कि आप 15 प्लस जा सकते हो। तो ये चीज़ IAS में तो पता है, बट DPR में कैसे होती है, अब जब शीट आएगी, नंबर आएंगे, तभी पता चलेगा कि मतलब क्या पेपर की चेकिंग हुई है और कैसे है, तभी फिर वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ 24 के लिए, ताकि आप प्रिपेयर रहो कि आपको आंसर कितना लिखना है। तो न्यूमेरिकल करने का मुझे ये फ़ायदा मिला रादर दैन थ्योरी क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने ये उठाया, सेक्शन बी में से, एंड एक क्वेश्चन और उठाया था मैंने, डैट इज़ द हेक्सचर-ऑलिन मॉडल, HO मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड। भाई इतनी पढ़ के गया था मैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोलो मॉडल, हैरिड मॉडल, रोमर मॉडल, मतलब कुछ भी नहीं आया उसमें से। सो ये था पेपर वाज नॉट टफ, पेपर ठीक ठाक पेपर था। यहाँ से मैंने ये 2 क्वेश्चन उठाए थे। इसका एक क्वेश्चन और याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ था, प्रोडक्शन ये था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आइसोको एंड एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एक IC का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था माइक्रो का ही, याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज टाइम इतना था, वो ये राउंड क्लॉक स्टार्ट हो गई, आप पेपर पूरा पढ़ ही नहीं सकते। मैंने क्वेश्चन 1 देखा, मैंने कहा यार या तो IC का कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो ये दोनों तो मैंने करने ही थे, या तो मेरे पास चॉइस थी मैं एरो करूँ या मैं IC करूँ। फिर मैंने सोचा मैं एरो कर लेता हूँ। जब सेक्शन बी में आया तो मैंने ये न्यूमेरिकल देख लिया, मैंने कहा न्यूमेरिकल करते हैं रादर देन IC, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन में 20 में से कितने नंबर मिलते हैं मुझे नहीं पता, एग्जामिनर को पता है वो कितने देना चाहता है या चाहती है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है 20 में से कितने मिलेंगे। बट न्यूमेरिकल में इतना पता है, सारे पार्ट मुझे अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा है। बहुत रेयर है कि न्यूमेरिकल में नंबर कटे, इन केस अगर कोई 1-2 अगर स्टेप मिस आउट हो गया तो बात अलग है, बट मैं श्योर था कि न्यूमेरिकल में सही सा हो जाएगा, हिसाब किताब अपना बैठ जाएगा। तो ये है जी पूरा का पूरा पेपर आपका कल का जो हुआ। 2 पार्ट थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो दिस वाज बेसिकली पेपर 1 जो सुबह के स्लॉट में हुआ। और आप देख सकते हो यार माइक्रो के कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन थे। और ये जो लड़ाई है ना, दिस होल गेम, इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेटिव लेवल।
आईसी आपको भी आता होगा नो डाउट, जो वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आइसोक्वांट्स आपको भी आते होंगे, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, वेलफेयर फंक्शंस आपको भी आते होंगे नो डाउट। क्लासिकल कीन सप्लाई कर्व आपको भी आता होगा, बिग पुश थ्योरी क्या पता आपको ना आती हो एट प्रेजेंट टाइम, ISLM का न्यूमेरिकल, हेक्सचर ऑल-इन मॉडल आपको भी आता होगा। बट बात ये है कि किसने कितना अच्छा प्रेजेंट किया। जो बंदा जितना अच्छा आंसर लिख के आया होगा वो जीत जाएगा ये रेस, सीधी बात है। तो जिसने जितना अच्छा आंसर लिखा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस वो ये रेस जीत जाएगा, तो उसकी चांदी चांदी हो जाएगी। और ये RBI का ना अच्छा फॉर्मेट में है कि भाई ये प्रीलिम्स के नंबर भी कंसिडर हो रहा है, बिकॉज दिस मीन्स यू हैव टू बी परफॉर्म योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी फेज। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई प्रीलिम्स मेरा अगर अच्छा हुआ है चलो कोई नहीं, मेंस खराब हो गया तो वो तो जुड़ना ही है, तो कंपनसेशन हो जाएगा बैलेंस, या प्री में हमारा ख़राब हुआ है या जैसा मर्जी गया, मेंस हम कवर अप कर लेंगे। एंड आपको नंबर नहीं पता थे, अगर नंबर पता होते ना तो बंदा एक अपना कैलकुलेटिव गेम बना लेता है। जैसे मान लो मेरे को पता होता अगर मेरे 200 में से 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, अगर मुझे पता मेरे प्रीलिम्स में 200 में से 80 नंबर या 90 नंबर आए हैं, और मान लेते हैं 90 की कट ऑफ है, मेरे 90 नंबर अगर आया तो आई नो कि मेरे अगर इसमें 90 है तो मेरे को मेंस में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ताकि 200 में से मैं थोड़ा और कर सकूं और मेरे कट ऑफ फाइनल बढ़ जाए। पता नहीं अब क्या रहती है कट ऑफ, नो आइडिया, ये 90 रहती है, 80 रहती है, 70 रहती है, क्या पता और कम हो, 60 रहती है, 50 रहती है, वी डोंट नो, क्योंकि आई नहीं है। जब तक पब्लिश नहीं होगी मैं कमेंट नहीं करूँगा ऐसी चीज़ों के ऊपर, बिकॉज कमेंट तभी करना चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर जब RBI ने डिक्लेयर किया हो। तो जब RBI डिक्लेयर करेगा देन आई विल डेफिनेटली शेयर कि भाई कट ऑफ क्या थी, मेंस में कितने नंबर आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर पेपर 1 एनालिसिस। सेक्शन A इज़ प्योरली फ्रॉम माइक्रो एंड सेक्शन B आपका जो था वो मैक्रो के ऊपर था। मैक्रो के ऊपर देन आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। ऑल्दो मेरे को उम्मीद थी कि अपना वो वाला क्वेश्चन आना चाहिए जो पब्लिक फाइनेंस के कैनन ऑफ टैक्सेशन होते हैं, मुझे लगा था कैनन ऑफ टैक्सेशन या कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिर अपना वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में उसका MCQ आया था। तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मतलब आ जाना चाहिए, अगर आता तो मैं वो वाला क्वेश्चन ज़रूर करता, बट आया नहीं। तो माइक्रो वॉज ईजी, दिस वॉज ऑल्सो ईजी। यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं थे, न्यूमेरिकल सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे मिला था हमें माइक्रो का न्यूमेरिकल पेपर 2 में, डैट वॉज ऑल्सो क्वाइट शॉकिंग एलिमेंट। पेपर 2 टेढ़ा पेपर था, आसान पेपर नहीं था, हर बंदे को पेपर 2 टफ लगा था, क्योंकि यहाँ पे स्टैट्स है, ट्रिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है और टाइम के अंदर आपको सारा पूरा करना है। तो बात आती है जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि हम कितनी शीटें भरे। देखो जी 20 नंबर में मैंने क्लासिकल और कीन्स के लिए तो मैं भर के आया हूँ 4 पेज। 4 पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि सारी ग्रंथ लिख दिए, तो मैंने 4 पेजेस अपना दोनों का आराम से बताया है। हेक्सचर ऑल इन में आई यूज़ 2 to 3 पेजेस। न्यूमेरिकल में मेरे 2 या 3 पन्ने लगे थे, 2 पन्ने लगे थे। और अपना यहाँ पे एरो में मैंने शायद 2 या 3 पेजेस का आंसर लिखा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट्स में भी मैंने 2 या 3 पेजेस, 2 एंड 3 पेजेस के मिड का आंसर लिखा है। तो 2 3 गिन सकते हो यार, 2 2 4 4 4 8 8 2 10 12, मतलब हाँ 14 पेजेस के आसपास, 13-14 पेजेस के आसपास मेरे पूरी की पूरी शीट भर गई थी आउट ऑफ 24 पेजेस। तो 24 में से लगभग 14-15 पेजेस का मेरा पूरा ये पेपर हुआ है। एंड पेपर पूरा करना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आंसर शॉर्ट भी लिखा है, 2 पन्ने लिखे थे बस, ज़्यादा नहीं लिखे। और डायग्राम मैंने ज़रूर बनाया। हाँ, डायग्राम के रिगार्डिंग एक और बात बता दूँ, भाई स्केल मना कर दिया। मैं स्केल लेके गया था डायग्राम बनाने के लिए कि भाई लाइनें वाइनें खींचनी है, इकोनॉमिक्स का पेपर है और डायग्राम ना बनाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, बिना डायग्राम के तो हम बात ही नहीं करते कोई भी। तो स्केल लेके गया, वहाँ पे स्केल अलाउ नहीं किया, कहते भाई स्केल नहीं लेके जा सकते अब। तो फिर अब क्या करें, स्केल नहीं लेके जा सकते, तो एक दिमाग में आइडिया आया, क्या आधार कार्ड पड़ा है, आधार कार्ड को ही स्केल की तरह काम चलाऊँ। तो जो आधार कार्ड था उसी की जो वो होती है फोटोकॉपी वाली जो चीज़, वहाँ से फिर उसको स्केल की तरह काम किया। तो समझ गए होंगे आप कि मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है। तो आधार कार्ड वर्क एज अ स्केल फॉर मी येस्टरडे। क्या करें, स्केल अलाउ नहीं किया, कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। कैलकुलेटर जो था वो स्क्रीन वाला था, सबसे गंदा कैलकुलेटर था, उसने बड़ा दिमाग ख़राब किया लोगों का और बहुत टाइम बर्बाद किया। 15 मिनट लोगों के ख़राब होंगे आराम से, क्योंकि पेपर 2 वाज मैथमेटिकल इन नेचर, न्यूमेरिकल था, यहाँ भी था न्यूमेरिकल, बट ये वाली जो कैलकुलेशन थी ना ये आसान थी, ये हो गई थी पेपर पे, पेन पेपर से हो जाती है, नॉर्मल कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। सो दिस वॉज योर पेपर 1 सुबह का स्लॉट। अब मैं दूसरी वीडियो में फिर पेपर 2 की बात करता हूँ, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है जी,
बाकी नंबर तो यार आपके पास हो गए। मेरा कोई भी अगर डाउट है या डिस्कशन करना है DPR के रिगार्डिंग, RBI एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।